गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं आप सभी अपने घरों में अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे और सदा आपकी कुशलता की दुआ मांगता हुआ आपका अपना सिकंदर ओबराय एक बार फिर आप सबका अपनी एसआर क्लास में स्वागत करता है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही शानदार, मजेदार, इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, और उस चैप्टर का नाम है बाइनोमियल थ्योरम। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं एक एक करके सभी चैप्टर्स को डिस्कस करूंगा, और यदि कोई बच्चा अपनी मनपसंद का चैप्टर सबसे पहले पढ़ना चाहता है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बोल सकता है। तो मेरा ये कहना एक अच्छी चीज साबित हो रहा है, क्योंकि बड़े सारे बच्चे मुझे बता रहे हैं कि सर, बोल रहे हैं इनफैक्ट कि हमें सर ये वाला टॉपिक पहले पढ़ा दीजिए ताकि हम अपने एग्जाम को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सके। तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि यह चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। यदि हम एनडीए के एग्जाम का ब्लूप्रिंट देखें, अभी जो हमारे पास 2022 का सेकंड पेपर हुआ था, उसमें बाइनोमियल थ्योरम के 3 क्वेश्चन आए थे बच्चों। 3 क्वेश्चन का मतलब है हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है, तो 3 क्वेश्चन आपको 7.5 नंबर देके जाएंगे, और बाकी आपको अपने एग्जाम के लिए, स्कूल एग्जाम के लिए तो ये चैप्टर पढ़ना ही है। तो चलिए एक बार फिर आपका स्वागत करते हुए आपका अपना सिकंदर ओबराय, आज हम इस चैप्टर पर चर्चा करने जा रहे हैं बच्चों। बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा बच्चों। आज का मैं टॉपिक का नाम लिख लेता हूं, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम। सबसे पहले बच्चों, बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, दैट इज फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, इसकी चर्चा डिटेल में हम जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें भी करेंगे, लेकिन यहां बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने से पहले मैं आपको फैक्टोरियल के बारे में बताना चाहता हूं बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा, फैक्टोरियल का जो सिंबल होता है ये भी हो जाता है, और हम फैक्टोरियल का कई बुक में सिंबल ऐसे भी देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा हुआ है 5 फैक्टोरियल, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 5 फैक्टोरियल। ये लंबा सा एल कर दीजिए बच्चों। ये तो ये नोटेशन है, कोई डिफरेंस नहीं है, मीनिंग दोनों का सेम है बेटा। ठीक है बच्चे, अब हम चर्चा करते हैं कि ये फैक्टोरियल क्या होता है। क्या फैक्टोरियल को ऐड किया जा सकता है, या मल्टीप्लाई किया जा सकता है, या डिवाइड किया जा सकता है, या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि फैक्टोरियल क्या होता है। देखिए बच्चों, 5 फैक्टोरियल या 6 फैक्टोरियल या 7 फैक्टोरियल या सो ऑन करते हुए n फैक्टोरियल की हम बात करें, फैक्टोरियल का मतलब होता है, जैसे मैं बात करता हूं n फैक्टोरियल, सपोज मैं बात करता हूं n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल का मतलब हो गया प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, n -1, n-2, n-3 अप टू सो ऑन 5 into 4 into 3 into 2 into 1. This is n factorial. Similarly, we can write, for example, 5 factorial है, तो 5 factorial का मतलब हो जाएगा 5 into 4 into 3 into 2 into 1, यानी कि 120। इन सबको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा आई विल गेट 120 बच्चों। ये तो बच्चों एक बार फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, छोटा सा बेसिक देने के बाद मैं आपको बाइनोमियल थ्योरम पे ले आऊंगा, जिसके लिए आज हम सभी इकट्ठे हुए हैं। तो देखिए बच्चों, फैक्टोरियल का मतलब होता है प्रोडक्ट, लेकिन याद रखना फैक्टोरियल हमेशा किसका निकलेगा, नेचुरल नंबर का निकलेगा, पॉजिटिव इंटीजर का निकलेगा, नेगेटिव इंटीजर का नहीं निकलेगा। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर का नहीं निकलेगा बेटा, ये इज इट क्लियर, ना ही फ्रैक्शनल नंबर का निकलेगा। तो हमेशा हम किसका फैक्टोरियल निकालेंगे, जैसे 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, और हां बीच में हम एक 0 फैक्टोरियल भी सॉल्व करेंगे। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, कैसे होती है इसका प्रूफ भी हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, तो एक बार फिर बेटा 5 फैक्टोरियल का मतलब आपको क्लियर है। उसी तरह अगर मैं 6 फैक्टोरियल को लिखता हूं तो मैं लिखूंगा 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1।
तो अगर 5 फैक्टोरियल 120 है तो 120 इंटू 6 कितना हो गया 720। तो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी 720 होगी बेटा। उसी तरह हम 7 फैक्टोरियल भी सॉल्व करके रख लेंगे, 8 फैक्टोरियल भी सॉल्व करके रख लेंगे बच्चे। और मैं आप सभी को एक चीज सजेस्ट करूंगा कि बच्चों एटलीस्ट 8 फैक्टोरियल तक की वैल्यू ऐसे ही आप याद रखिएगा। तो 6 फैक्टोरियल हो गया आपके पास 720, 7 फैक्टोरियल हो जाएगा 5040 और 8 फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी 40320। ठीक है, बाद में आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 8 तक के नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा बेटा। इज इट क्लियर? अब आप में से एक बच्चा कहता है कि सर आपने 6 फैक्टोरियल को लिख दिया 720, तो क्या मैं 6 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकता हूं क्या 6 इंटू 5 फैक्टोरियल? बिल्कुल बच्चे हम लिख सकते हैं बेटा, हम इसको लिख सकते हैं बेटा ये। इज इट क्लियर? आई होप आपको फैक्टोरियल का कंसेप्ट समझ आ गया। मैं जस्ट एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट आपको फैक्टोरियल का समझाने जा रहा हूं, उसके बाद जब हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे तो एक बार फिर इसकी चर्चा करेंगे बच्चों। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे क्योंकि एनडीए एग्जाम में फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए फैक्टोरियल के बारे में कुछ और जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा आता है 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, तो कई बच्चे ये सोचते हैं कि जैसे हम जर्नल एडिशन करते हैं 3 प्लस 4 7, तो क्या 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल को भी 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं? नो, दिस इज नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। बेटा 3 कोई भी फैक्टोरियल हो, अगर कोई 2 फैक्टोरियल आपने प्लस करने हैं तो डायरेक्ट मत करिएगा, सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। सिंप्लीफाई यानी कि 3 फैक्टोरियल को अगर हम देखें तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ गई 6, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो उसी तरह से 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 24। और यदि आप इसको प्लस करें 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल तो किसके इक्वल आ गया 6 प्लस 24 यानी कि 30। और जबकि 7 फैक्टोरियल किसके इक्वल आ रहा है, मैंने अभी लिखा था 5040, तो दे आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं होता बेटा। तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। मैंने आपको टॉपिक स्टार्ट होने से पहले ही कहा था कि फैक्टोरियल को डायरेक्ट ना तो आप ऐड करेंगे, ना आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, ना आप मल्टीप्लाई करेंगे, ना ही आप डिवाइड करेंगे। डिवाइड का मतलब हो गया जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास आ गया 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते दिस इज नॉट इक्वल टू 2 फैक्टोरियल। नो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते जैसे हम करते हैं 10 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 2, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे बच्चों ये। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ आ गई होगी फैक्टोरियल के बारे में कि फैक्टोरियल को लिखना कैसे है, उसको सिंप्लीफाई कैसे करना है। तो अगर बाई चांस हमें कभी ऐसी सिंप्लीफिकेशन करनी भी पड़ जाए तो सबसे पहले बेटा उसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, अदरवाइज डायरेक्ट मत करिएगा। मैं बार बार इस चीज को दोहरा रहा हूं आप सबके लिए क्योंकि ये वो गलतियां हैं जो अनजाने में हमसे हो जाती हैं, जल्दबाजी में हमसे हो जाती हैं। तो हमने जल्दबाजी नहीं करनी है। सबसे पहले हम एफिशिएंसी लाएंगे, एक्यूरेसी लाएंगे, मतलब हम जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं या करेंगे वो 100% सही अटेम्प्ट करेंगे। पहला एफिशिएंसी, उसके बाद हम स्पीड पे जाएंगे। स्पीड खुद बन जाएगी जब हमारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में एक स्किल डेवलप हो जाएगी एफिशिएंसी वाली। तो यदि वो स्किल डेवलप हमने कर ली तो स्पीड हमारी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी बच्चों। ये क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं फैक्टोरियल वाला कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। एक बार फिर मैं दोहरा देता हूं, एन फैक्टोरियल का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। उसी तरह से 10 फैक्टोरियल का मतलब हो गया प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर बच्चों। क्लियर है? नाउ देखिए कुछ और छोटी छोटी चीजें मैं आपको फैक्टोरियल के बारे में बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वेश्चन आ जाता है कन्वर्ट, सिंप्लीफाई करना मैंने बता दिया, एडिशन कैसे करनी है, सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है, मल्टीप्लाई कैसे करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास आ जाता है आई राइट 2 4 6 8 10 कन्वर्ट इनटू फैक्टोरियल। इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर दीजिए, किसमें? फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है बेटा। ये तो बेटा फैक्टोरियल में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है ये देखिए, 2 इंटू 4 इंटू
6 इंटू 8 इंटू 10। अब कई बच्चे यहां सोच रहे होंगे कि यार कहीं से यहां पर 1 3 5 7 9 मिल जाए तो मैं इसको 10 फैक्टोरियल लिख दूं। बेटा यहां पर तो आप लिख लोगे, आप इसको 1 3 5 तो नीचे नहीं आएगा हमारे पास, न्यूमरेटर आपका फैक्टोरियल में बन जाएगा लेकिन डिनोमिनेटर नहीं बनेगा। तो जरा ध्यान से देखें आप इसको, 2 को मैं लिख देता हूं 1 इंटू 2, 4 को मैं लिख देता हूं 2 इंटू 2, 6 को मैं लिख देता हूं 2 इंटू 3, 8 को मैं लिख देता हूं 2 इंटू 4 और 10 को लिख देता हूं 2 इंटू 5। तो थोड़ा सा ध्यान से देखते हुए हर ब्रैकेट के अंदर एक फैक्टर इसका 2 भी निकल के आ रहा है। तो एक 2 यहां से, 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 तो 5 2 बाहर ले जाऊंगा मल्टीप्लिकेशन में, तो बेसिस सेम पावर ऐड होते हुए 5 2 बाहर निकले, तो अंदर छोड़ गए, एक 1 छोड़ गए, एक 2 छोड़ गए, एक 3 छोड़ गए, एक 4 छोड़ गए और एक 5 छोड़ गए बेटा। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 रेज टू पावर 5 इंटू 5 फैक्टोरियल। आई कैन राइट दिस टर्म एज, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 4 6 8 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। अब कई बच्चे मेरे से भी 3 कदम आगे भागने की कोशिश करेंगे जब उनको ये कंसेप्ट समझ आएगा। वो कहेंगे अच्छा सर ये तो एक कंक्लूजन मिल गया, अगर मेरे को एनडीए के पेपर में पूछा जाता है 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 अप टू सो ऑन 100 तक भी अगर पूछ लिया जाए, 1000 तक भी अगर पूछ लिया जाए, तो जैसे 5 टर्म थी 2 की पावर 5 आया, तो यहां पर क्या है, कितनी टर्म्स हैं, 500 टर्म्स हैं, क्योंकि हम इवन लिख रहे हैं। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं 2 रेज टू पावर 500 इंटू 5 फैक्टोरियल। बिल्कुल बच्चों आप लिख सकते हैं बेटा, कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं हमें। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि फैक्टोरियल वाला कंसेप्ट जो हमने डिस्कस किया है वो आपको समझ आ गया होगा बच्चों। तो अब मैं अगला टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, बाइनोमियल। सो एक बार जरा इसको मैं चेक कर लो। ओके, यहां पर ये बॉटम लाइन में थोड़ा सा मैं देख रहा था कैमरे में, ये दिख नहीं रहा है, तो इसको मैं यहां पे थोड़ा सा यहां से ऊपर थोड़ा मार्जिन कर लेते हैं। ओके, ऑल राइट, सम मार्जिन ओवर हियर। तो मैं यहां पे कह रहा था कि बच्चों ने यहां से क्या कंक्लूजन निकाला, एक बार मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर मैं इसको 2 4 6 8 सो ऑन 1000 तक लिख दूं, कहां तक, 1000 तक, तो बच्चा कंक्लूड कर सकता है यहां पे कि सर आप तो इसको 2 रेज टू पावर 500 इंटू 500 फैक्टोरियल लिख दीजिए, ये इसकी राइट हैंड साइड थी, हमें यहां से पता चल गया, यहां से जो कंक्लूजन निकाला वहां से पता चल गया ये। तो आप इसको नोट करिए, अब हम आगे बढ़ेंगे, बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है बच्चों, ठीक है? सो जल्दी करिए जरा। नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ओके बच्चों, अब हम लिखने जा रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम। नाउ लुक हियर, बाइनोमियल थ्योरम दो तरह की है, दोनों हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फॉर पॉजिटिव इंटीजर, फॉर पॉजिटिव इंटीजर एन, इसके लिए बेटा ये बेटा बाइनोमियल का मतलब होता है एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स आए। बाइनोमियल का मतलब होता है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू टर्म्स। बाइनोमियल थ्योरम इज ए रूल which help us to find out the binomial expression for any index for any power n where n is any positive integer। बाइनोमियल थ्योरम क्या है, मैंने आपको क्या बताया कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या है,
एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म आ जाए बेटा, दिस इज ए बाइनोमियल। अब बाइनोमियल थ्योरम क्या है? बाइनोमियल थ्योरम इज ए rule for power n which help us to find out the various binomial expression for all the values of n। जैसे पावर n 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 100 हो, 200 हो, n हो, हम इसकी हेल्प से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो मैं इसकी एक्सपेंशन आपके साथ में लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए बेटा। सबसे पहले हम लिखेंगे NC0 x रेज टू पावर n a रेज टू पावर 0। NC0 x रेज टू पावर n a रेज टू पावर 0। बच्चों करना क्या है? फर्स्ट टर्म है, जैसे ये फर्स्ट टर्म क्या है x, सेकेंड टर्म क्या है इसमें, दैट इज a। फर्स्ट टर्म की पावर को बाय 1 रिड्यूस करूंगा और सेकेंड टर्म की पावर को बाय 1 इंक्रीज करूंगा, इस तरह से कि x और a की पावर को हर स्टेप में, हर नंबर पे यदि आप ऐड करेंगे तो उन दोनों का जो एडिशन होगा पावर का वो हमेशा n आएगा। मेरा कहने का मतलब है मैं अगली टर्म लिखूंगा NC1 x की पावर, मैंने क्या बोला कि फर्स्ट टर्म की पावर को बाय 1 रिड्यूस करेंगे और अगली टर्म जो है, दूसरी टर्म है, उसकी पावर को बाय 1 इंक्रीज करेंगे। तो मैं क्या बोल रहा था कि x और a की पावर देखो हर स्टेप पे, यानी कि फर्स्ट स्टेप पे, सेकंड स्टेप में, फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म या थर्ड टर्म, ऐसे मैं बोल रहा हूं, उनका जो सम होगा पावर का वो हमेशा n के इक्वल होगा बच्चों। अगली टर्म क्या आ जाएगी? वो आएगी NC2 x रेज टू पावर n माइनस 2 a स्क्वायर। देख लीजिए यहां भी पावर का x और a की पावर का सम करके देखो, दैट इज n। सो ऑन करते हुए मैं यहां पे लिख देता हूं NCn x की पावर, एक दिन हम चलते गए x की पावर n, x की पावर फिर n माइनस 1, x की पावर n माइनस 2, x की पावर n माइनस 3, करते 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 एक दिन हम पहुंच गए जब x की पावर 0 पे आ गई और a की पावर क्या हो गई? n हो गई बेटा। दिस इज द बाइनोमियल एक्सप्रेशन फॉर दिस। ये है हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीजर, फॉर पॉजिटिव इंटीजर n, फॉर पॉजिटिव इंडेक्स। क्लियर है बच्चों? ये तो ये एक्सप्रेशन याद रखना है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहली चीज, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। बेटा इस पे तो क्वेश्चन कंफर्म आ रहा है आजकल। हमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे देता है, पावर कुछ भी दे दे, जरूरी नहीं बाइनोमियल के लिए, ट्राइनोमियल भी हो, ठीक है, चाहे ट्राइनोमियल भी हो या उससे भी बड़ा कोई हमारे पास एक्सप्रेशन हो, तो मैं आपको एक ट्रिक सिखा दूंगा कि उसमें कितनी टर्म्स आएंगी, पावर भी जितनी मर्जी हो। ठीक है बच्चों? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन x प्लस a रेज टू पावर n इज ऑलवेज n प्लस 1। ऑलवेज, हमेशा कोई भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन लेंगे, कोई भी बाइनोमियल, याद से ध्यान से सुनिए मेरी बात को, कोई भी बाइनोमियल बोल रहा हूं, आप एक्सप्रेशन लेंगे, जैसे आपने ले लिया फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ले लिया x प्लस 2y रेज टू पावर 10, तो यहां n क्या है? 10। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगी बेटा? 11 हो जाएंगी जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे बेटा। ये पॉइंट नंबर 1 मेरे ख्याल से सभी बच्चों को क्लियर है। तो चलिए पॉइंट नंबर 2 पे, ये जो NC0 है, NC1 है, NC2 है, NC3 है, इसकी चर्चा हमने एक अलग वीडियो बना के करनी है। फिलहाल हम इसको कहते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, आर कॉल्ड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। हम इसको क्या कहेंगे? बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आर कांस्टेंट्स, कोफिशिएंट्स ऑब्लिक कांस्टेंट्स। हम इसको बाइनोमियल कोफिशिएंट्स भी कहेंगे और बाइनोमियल कांस्टेंट भी कहेंगे बेटा। ये इज इट क्लियर? पहला पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज इन बाइनोमियल इज ऑलवेज n प्लस 1 एंड दीज आर कॉल्ड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। पॉइंट नंबर तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द वैल्यू ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स
बाइनोमियल कोफिशिएंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज ऑलवेज सेम, इज ऑलवेज सेम। ध्यान से सुनिए बेटा, मैंने क्या कहा, मैंने आपको यह कहा कि जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड, मतलब पहला और लास्ट, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, इनकी न्यूमेरिकली वैल्यू सेम होती है हमेशा। यानी कि मेरा कहने का मतलब है दैट इज NC0 की वैल्यू और NCN की वैल्यू हमेशा सेम आएगी बेटा। NC1 की और NCN-1 की, NC2 की और NCN-2 की वैल्यू एंड सो ऑन बेटा, इनकी वैल्यू हमेशा सेम होगी बेटा। ये इनकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, सेम होगी बेटा। ये तो जल्दी से आप इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में आराम से इसको लिख सकें। तो एक बार फिर मैंने बाकी वीडियो की तरह इस बार फिर बाकी जैसे क्लासेस में हमने पढ़ा था, एक बार फिर मैं सबको कह रहा हूं कि जब भी आप इस वीडियो को देखने के लिए बैठें तो सबसे पहले अपनी कॉपी, अपनी बुक, अपना पेन और अपने जो डाउट हैं पुराने पेपर अपने पास रखिए ताकि वो डाउट आप कमेंट बॉक्स में लिख सके और मैं उन डाउट्स को क्लियर कर दूंगा बच्चों। ये ठीक है, और बहुत सारे डाउट आपके खुद भी क्लियर हो जाएंगे यदि आपने इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखा बेटा। ये तो ये है हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम का एक्सप्रेशन और उसके बारे में मैंने 2-3 आपको पॉइंट बताए हैं। अभी बहुत सारे पॉइंट मेरे पास बचे हुए हैं बच्चों, तो जल्दी से जरा आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, ठीक है। तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। बाइनोमियल थ्योरम का एक्सप्रेशन अभी थोड़ी देर के लिए मैं यहीं पे रखूंगा, इसको मिटाऊंगा नहीं क्योंकि यहां से मुझे बड़ी सारी जानकारी देनी है बच्चों। ओके बच्चों, एक्सप्रेशन नंबर 2, ये एक्सप्रेशन 1 याद रखना। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एक्सप्रेशन नंबर 2। मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा x माइनस ए रेज टू पावर n का, x माइनस ए रेज टू पावर n का। इसमें और इसमें क्या अंतर है, यहां पर a क्या है प्लस, यहां a क्या है, यहां पर मैंने क्या ले लिया, माइनस ले लिया। तो सिंपली है। अब कई बच्चे कह रहे सर ये तो बहुत इजी हो गया, जहां जहां a होगा हम वहां वहां a की जगह माइनस a पुट कर देंगे। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा बच्चों, जहां a की पावर ऑड होगी यानी कि 1, 3, 5, तो वहां पर प्लस की जगह माइनस डाल दीजिएगा, और जहां जहां पावर इवन होगी जैसे 0 है या a स्क्वायर होगा जहां, तो माइनस a का स्क्वायर फिर a स्क्वायर रहेगा। क्लियर है। तो कहां पर माइनस आएगा, कहां पर प्लस आएगा, आई थिंक ये चीज क्लियर होगी। एक बार फिर मैं कह रहा हूं बच्चों, जैसे ही मैं इस एक्सप्रेशन में, फर्स्ट एक्सप्रेशन में a की जगह माइनस a पुट करूंगा, तो जहां जहां a की पावर ऑड होगी उसको प्लस को हटाकर माइनस लिख दीजिएगा। तो ये एक्सप्रेशन मेरे पास बन गया NC0 x रेज टू पावर n। सर इसको तो करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है बेटा। सर यहां कर देते हैं, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यहां कर देते हैं क्योंकि यहां a की पावर ऑड थी, n-1 a। सर यहां पॉजिटिव ही रहने दीजिए। चलिए हम आपकी बात को मानते हुए इसको पॉजिटिव ही रहने देते हैं, x की पावर n-2 a स्क्वायर। सर अगली टर्म हम खुद ही बता देंगे, वो आएगा माइनस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बच्चों, क्योंकि वहां पर a क्यूब था, सो ऑन। तो लास्ट में हम कहां पहुंच गए, NCN x की पावर 0 और माइनस a रेज टू पावर n पर। सर लास्ट में प्लस आएगा कि माइनस आएगा, बच्चों n पे निर्भर करेगा। अब लास्ट में खत्म। क्या ये दोनों एक्सप्रेशन क्लियर है। अब हम चलते हैं, इसको लिखने का मेरा टारगेट क्या है, कंफर्म क्वेश्चन पिछले कुछ सालों से आ रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा बच्चों। चलिए हम एक बार इसको ऐड कर लेते हैं बच्चों। ऐड एक्सप्रेशन 1 और 2। यदि मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास बनेगा x प्लस ए रेज टू पावर n प्लस x माइनस ए रेज टू पावर n। बच्चों एडिशन का रूल अप्लाई करेंगे, एक जैसी टर्म जो साइन होंगी, साइन सेम होंगे, एक जैसी टर्म साइन सेम, हम उसको प्लस कर लेंगे, और जो ऑपोजिट साइन में होंगी सेम टर्म्स वो सब्ट्रैक्ट होती जाएंगी। यदि मैं इनको ध्यान से देखूं, ये और ये दोनों टर्म्स प्लस हो जाएंगी, यानी कि 2 टाइम्स आ जाएगा NC0
एक्स रेज टू पावर एन ए रेज टू पावर 0। बेटा ये सेम टर्म्स हैं, लेकिन ये पॉजिटिव भी है, ये नेगेटिव है, और जब मैं इसको ऐड करूंगा ये दोनों कैंसिल हो जाएगी। तो सर अगली आएगी फिर 2 एक्स रेज टू पावर एन माइनस 2 ए स्क्वायर। सर उससे अगली भी पता चल गई हमें क्या, NC4। सर इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट बच रहे हैं, बिल्कुल बच्चों। तो क्या आ गया, एक्स एन माइनस 4 ए 4 सो ऑन। लास्ट में जाने दीजिए इसको, लास्ट में हम कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों ये। तो इन सब में से अगर ध्यान से देखें तो 2 कॉमन ले लें तो एक्सप्रेशन बच जाएगा बच्चों, याद रखना NC0 एक्स की पावर n A0 प्लस फिर NC2 एक्स की पावर n माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस सो ऑन कर देता हूं बेटा ये। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, आगे बढ़े अब। तो बच्चों हमने इनको ऐड किया तो ये मेरे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन निकल के आया। हम जानते हैं ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बेस पर हमारी टेक्स्ट बुक में भी बड़े क्वेश्चन हैं, हमें एनडीए में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों। तो लास्ट में हम इन क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। सिमिलरली अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, सिमिलरली अगर इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करूंगा x प्लस ए रेज टू पावर n माइनस, सर सब्ट्रैक्शन तो हम खुद ही बता सकते हैं। जब सब्ट्रैक्शन करें तो याद रखना सब्ट्रैक्ट करते हुए साइन भी चेंज करना है। इसमें से ये करेंगे ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो सर इस बार एक काम करो ना, आप खुद ही लिख दो, यहां ऑड वाली टर्म्स बचेंगी, इवन वाली कैंसिल हो जाएंगी। ग्रेट, सही पकड़े हैं आप बच्चों। तो क्या है, NC1 एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 ए रेज टू पावर 1, NC3 एक्स n माइनस 3 ए क्यूब, फिर सर NC5 लिख दीजिए एक्स रेज टू पावर n माइनस 3 ए की पावर, सॉरी n माइनस 3 लिख चुका था, n माइनस 5 ए की पावर 5 प्लस सो ऑन। सर हमें ये एक्सप्रेशन आपके तीनों चारों समझ आ गए तो बड़े इजी थे बेटा। ये बाइनोमियल थ्योरम थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कैसे लिखना है। ये बाइनोमियल कोफिशिएंट के बारे में भी मैंने बता दिया। ये एक्सप्रेशन कैसे मिला, इस एक्सप्रेशन में ए की जगह पे माइनस ए पुट करने पर मिला। फिर बेटा मैंने इन दोनों को एक बार प्लस किया तो ये एक्सप्रेशन निकल के आया, एक्सप्रेशन नंबर 3। और जब मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आ गया एक्सप्रेशन नंबर 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है बच्चों ये। तो जल्दी से आप इसको जरा नोट करिए, इसके बाद हम अगली चर्चा करेंगे इन टॉपिक्स के बारे में बेटा, ठीक है? जल्दी से करिए बच्चे। आई मस्ट हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। भाई ग्लास सूख जाता है यार। सो नोट कर लिए हैं, अब हम चलते हैं आगे। मैं मिटा रहा हूं इसको। तो बच्चों एक बार एक क्वेश्चन आया था, मैं आपको एनडीए का ही क्वेश्चन बता देता हूं। सपोज मेरे पास आ गया x प्लस 2y रेज टू पावर सपोज 100 प्लस x माइनस 2y रेज टू पावर 100। उसने इसकी वैल्यू नहीं पूछी। क्वेश्चन कभी ऐसा नहीं पूछेगा, वो पूछ रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। वो क्या पूछ रहा है इसमें, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कि यार इसमें कितनी टर्म्स बनेगी, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कि इसमें टोटल टर्म्स कितनी आएंगी, बस इतना बताइए। तो बच्चों सबसे पहले आप देखो बीच में क्या है, एडिशन। तो ये एक्सप्रेशन आएगा मेरे पास। जब ये एडिशन है सबसे पहले ये देखना कि बीच में एडिशन है कि सब्ट्रैक्शन है। एडिशन है तो ये एक्सप्रेशन आ गया बच्चों। अब जब ये एक्सप्रेशन आ गया तो इसमें सिर्फ क्या बच रहा है मेरे पास, इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट आ रहे हैं, NC0 NC2 NC4 NC6। ऑड वाले तो आएंगे नहीं। तो बच्चों अब यहां पर देखिए पावर क्या है, 100। पावर क्या है, 100। तो बेटा एक चीज याद रखना, यानी कि इवन 100 यानी कि इवन। तो बच्चों पावर 100 है। टोटल नंबर ऑफ टर्म जो इस एक्सप्रेशन में आएगी वो याद रखना है n/2 + 1 टर्म्स। इतनी टर्म्स होंगी, यानी कि n कितना हो गया 100, 100/2 कितना हो गया 50, 50 + 1 51 टर्म्स आएंगी बेटा इसमें। बस इसमें हमें इतना बताना, देयर आर 51 टर्म्स ओनली।
देयर आर 51 टर्म्स ओनली। बेटा देखो आप 100C0 से स्टार्ट करोगे, फिर 100C2 लिखोगे, 100C4 लिखोगे, तो कॉमन सेंस है 1 से लेकर 100 तक आपको 50 इवन टर्म्स मिलेंगी और एक 100C0 वाली भी इसमें आ रही है, तो 50 और 1 51 51 टर्म्स बन गई हमारे पास। तो सर अगर ये क्वेश्चन इसके बजाय माइनस में होता x प्लस 2y रेज टू पावर 100 माइनस x माइनस 2y रेज टू पावर क्या आ जाएगा 100, तो बच्चों पहले आप देखो माइनस है तो मैं इसके पास आ जाऊंगा, इसके पास आ जाऊंगा, तो मेरे पास क्या आ गया बेटा, मेरे पास आ गया ऑड कोफिशिएंट्स, यानी कि 100C1 100C3 100C5 से लेकर 100C99 तक। अब 1 से लेकर 99 तक देखें तो ऑड नंबर कितने हैं 50 हैं, तो टोटल टर्म्स कितनी आ जाएंगी बेटा, सिंपल सी बात है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास याद रखना ये फॉर्मूला, इस केस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या बन जाएगी बेटा, सिंपली लिख दो n/2 टर्म्स, यानी कि 50/2 और सॉरी 100/2 50 टर्म्स आएंगी सर, इसमें 50 टर्म्स आएंगी बच्चों इसमें बेटा। तो याद रखना बेटा इस एक्सप्रेशन में मैंने पहले लिया n इवन ले लिया केस, n क्या ले लिया इवन ले लिया मैंने, देखो 100 क्या था इवन, तो जब n इवन हो तो बेटा इस एक्सप्रेशन में हमेशा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती हैं n/2 + 1 टर्म्स, और जब n इवन हो तो इस वाले एक्सप्रेशन में टोटल टर्म्स कितनी आ जाएंगी n/2, एंड व्हेन द n इज ऑड, व्हेन द n इज ऑड, देखिए मैं यहां पर इसको मिटा देता हूं, ये मैं मिटा रहा हूं, होपफुली आपने कॉपी पे लिखा होगा इसको। सर एक काम करिए फिर आप इसमें बताइए x प्लस 2y रेज टू पावर 101 प्लस x माइनस 2y रेज टू पावर 101, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स सर इसमें बताइए। यहां n क्या आ गया बेटा, n क्या आ गया आपके पास ऑड आ गया, ये किसके लिए थे ये दोनों केस, ये केस और ये केस, ये थे n इवन के लिए। तो बच्चों आप पहले ऐसे लिख लो, देखिए आप खुद थोड़ा सा फार्मूले, कितने फार्मूले लर्न करेंगे, थोड़ी कॉमन सेंस रखते हैं हम लोग, माइनस x माइनस 2y रेज टू पावर 101, ये 1001 लिख दिया मैंने, 101 आएगा बेटा, इसमें कितनी टर्म्स हैं और इसमें कितनी टर्म्स हैं बेटा, एडिशन के केस में सिर्फ इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट बचेंगे, तो जरा 101 क्या बचेगा खुद सोचो सर, एक 101C0 बचना था, एक 101C2 आना था, सर ये तो 101C 100 तक ही जाएंगे, तो कितने बन गए बच्चों इसमें 51 टर्म्स बन गई सर, इसमें तो क्लियर दिख रहा हमें, इवन को हम करते जाएंगे, तो इसमें भी चेक कर लीजिए 101C0 फिर 101C1 फिर 101C3 से लेकर 101C101 तक, सर वहां क्यों नहीं गए बच्चे, कॉमन सेंस है, एनसीआर में आपको याद होगा आर हमेशा क्या आना चाहिए एन के इक्वल या उससे छोटा, तो इवन कोफिशिएंट में 102 में जा नहीं सकता था, इसलिए 100 तक रोका, बट यहां पर हम बराबर जा सकते हैं, तो जरा खुद देखो, ठीक है यहां पर क्या आ गया, सॉरी यहां पर ये नहीं आएगा, यहां पर क्या आ गया बेटा, सर ये भी 51 टर्म्स आ गई, बिल्कुल आ गई बेटा। तो याद रखना इन दोनों एक्सप्रेशन में जब n ऑड होगा, n क्या होगा ऑड होगा, बोथ एक्सप्रेशन हैव सेम नंबर ऑफ टर्म्स, बोथ एक्सप्रेशन हैव सेम नंबर ऑफ टर्म, हैव सेम नंबर ऑफ टर्म्स, सेम नंबर ऑफ टर्म्स, और कितनी होंगी बच्चों याद रखना n + 1/2 टर्म्स, n + 1/2 टर्म, तो n कितना आ गया 101, 101 + 1 102, सो 102 डिवाइडेड बाय 2 51 टर्म्स आ गई बच्चों ये, तो ये बेटा एनडीए में ये क्वेश्चन आता है बेटा, ये क्लियर है। तो जो मैंने आपको पढ़ाया है अभी तक बेसिक मैंने बताया, बाइनोमियल थ्योरम के बारे में बताया, फिर 4 एक्सप्रेशन बता दिए, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के बारे में बता दिया, जिसकी चर्चा हमने अभी डिटेल में, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट हम अलग से पढ़ेंगे बच्चों ये, ठीक है। ये तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीज समझ आ गई, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं
इसके अगले टॉपिक पे। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए बच्चों, फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, फिर कुछ क्वेश्चन हम चर्चा करेंगे उन क्वेश्चंस पे। देखिए बच्चे, 3 चीजें। सबसे पहले जनरल टर्म। जनरल टर्म ऑफ ए बाइनोमियल एक्सप्रेशन, कोई भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, जो 3 चीजें मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, उसमें से एक जनरल टर्म, दूसरा मिडिल टर्म, तीसरा कोफिशिएंट। किसी भी एक्सप्रेशन x की पावर 2, x की पावर 3, उनका कोफिशिएंट कैसे, यही 3 मेन क्वेश्चन है बच्चों। तो चलिए एक एक करके हम चर्चा करते हैं इस पे। x प्लस ए रेज टू पावर n, हमने लिखा था इसको nc0, x रेज टू पावर n, a की पावर 0, सो ऑन करते हुए हम लास्ट में इसको ले गए थे nc0, x की पावर 0 और a की पावर n पे। बेटा बाइनोमियल एक्सप्रेशन में जो जनरल टर्म है उसका फॉर्मूला है NCR, x रेज टू पावर n माइनस r, a रेज टू पावर r। दिस इज ए जनरल टर्म। ये क्या है? ये जनरल टर्म है बच्चों। ये जनरल टर्म का एक्सप्रेशन है। क्लियर है? नाउ अब इसका फायदा क्या है? जनरल टर्म का फायदा क्या है? हम क्या क्या इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा? इसमें हम 3 चीजें कर सकते हैं बच्चों। सबसे पहले मान लो किसी ने कहा कि x प्लस 2y रेज टू पावर 20, ठीक है, आप इसमें बताइए 15 टर्म कौन सी है? सर वो तो हम एक्सपेंड करके भी कर सकते थे। हाँ बिल्कुल भाई कर सकते थे, बट इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर किसी ने कहा कि T15 बताइए क्या है, तो बच्चों हम क्या करेंगे? सिंपली T15 सॉल्व करने के लिए r की वैल्यू पुट r इज इक्वल टू 14 इन दिस एक्सप्रेशन। तो सिंपली क्या आ जाएगा? ये T15 बन जाएगा। NCR, n कितना है? 20, सो 20C14 x रेज टू पावर 20 माइनस 14 एंड 2y रेज टू पावर r यानी कि 14। सो इजिली वी कैन कैलकुलेट, डायरेक्ट हम बता सकते हैं बेटा। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ दिस जनरल टर्म। क्लियर है बेटा? ये हम इसे nth टर्म भी सॉल्व कर सकते हैं। जनरल टर्म है, ये एक्सप्रेशन है। मिटा दो बच्चे। अगली चीज आ जाएगी हमारे पास मिडल टर्म। मिडल टर्म, इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है, वो भी मैं इसी के साथ ही कर दूंगा। इसका क्वेश्चन आता है बेटा। मिडल टर्म किसी भी एक्सप्रेशन की कैसे? पहले मैंने बताया जनरल टर्म कि हम डायरेक्ट किसी भी टर्म को सॉल्व कर सकते हैं। मिडल टर्म को सॉल्व करना, किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन की मिडल टर्म्स कौन सी होती है, कितनी होती है, और फिर उसको सॉल्व कर सकते हैं हम इसकी हेल्प से डायरेक्ट बेटा। ठीक है, देखो बच्चों, मिडल टर्म, सबसे पहले हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज मैंने क्वेश्चन ले लिया x प्लस वाई रेज टू पावर सपोज 7। वो कह रहा है कि भाई इसकी मिडल टर्म बताओ, फाइंड मिडल टर्म, फाइंड मिडल टर्म। तो बच्चों मिडल टर्म, मान लो ये एक्सप्रेशन है, मैंने एक ये ले लिया, दूसरा एक्सप्रेशन मैं ले लेता हूं सपोज x प्लस 1/2x रेज टू पावर सपोज आई टुक 10। मिडल टर्म सॉल्व करने से पहले, मिडल टर्म सॉल्व करने से पहले उसकी पावर को देखना बच्चों कि पावर क्या है, क्या पावर ऑड है या पावर इवन है, पहले ये चेक करना। इफ दो इंपॉर्टेंट चीजें, सबसे पहले क्या चेक करना है? एन या तो इवन होगा या एन क्या होगा? ऑड होगा बच्चों। व्हेन द पावर इज इवन, देयर विल बी वन मिडल टर्म, देयर विल बी वन मिडल टर्म। तो एक ही मिडल टर्म होगी बच्चों, देयर विल बी ओनली वन मिडल टर्म। स्टैट्स की तरह नहीं कंफ्यूज हो जाना जहां पर आप मीडियन सॉल्व करते थे। ठीक है, व्हेन n इज ऑड, देयर विल बी टू मिडल टर्म्स। तो उस केस में 2 मिडल टर्म्स होंगी बच्चों। पहले तो अपने दिमाग में ये चीज याद रखो, मैं जो इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं नोट करके लिखते जाएंगे। मैंने आपको
पहली बार, ये मैं पिछले 20 सालों से बोल रहा हूं, जब से टीचिंग कर रहा हूं, ठीक है, मैं तब से आप लोगों को ये बोल रहा हूं बच्चों, जब भी मैं अपनी क्लास में जितने भी बैच मैंने आज तक पढ़ाए हैं, सबको एक चीज बोलता था कि बच्चों जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसको नोट करके, इवन मैंने कहा था ग्रीन पेन रखिएगा अपने पास, वो ग्रीन पेन से लिखना है। क्यों? क्योंकि जब आप उस ग्रीन पेन से वो लिखेंगे, आपके दिमाग में एक चीज स्ट्राइक करेगी कि यार सर ने कहा था ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको तो पढ़ना ही है मुझे बच्चों, ठीक है, तो ये ध्यान रखना बेटा। ये सो व्हेन द n is even there is a one middle term, but when n is odd there will be two middle terms. Let's check। देखिए बच्चों, मिटा रहा हूं मैं इसको। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, वो कह रहा है फाइंड द मिडिल टर्म। n क्या आ गया? 7। तो बच्चों जब आप n 7 ले रहे हैं, सबसे पहले कॉमन सेंस लगाओ कि जब मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो टोटल तो 8 टर्म्स बनेंगी। तो जब 8 टर्म बनेंगी तो बेटा मिडिल में कौन आएगा? n is 7, तो मिडिल टर्म एम्प्टी, मिडिल टर्म मैंने क्या बोला? 2 आएंगी। क्या आएंगी? 2 आएंगी। मिडिल टर्म आएंगी 2। कौन कौन सी? एक आ जाएगी n+1 अपॉन टूथ टर्म, और एक हो जाएगी n+1/2 प्लस एक उससे अगली वाली। सर थोड़ा सा और बता दीजिए, n कितना ले लिया? 7, तो 7+1 8/2। फोर्थ टर्म कौन सी आ गई? फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म विल बी योर मिडिल टर्म। अब देखो जब आप इसको एक्सपैंड करोगे कितनी टर्म्स आएंगी? 8, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8। तो मैंने क्या कहा? फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म आपकी मिडिल टर्म है। देख लो, 3 इधर हैं, 3 इधर हैं, 2 मिडिल में आ गई आपके पास। सर समझ आ गया आपने क्या बोला है? तो बेटा जब n ऑड होगा देयर विल बी 2 मिडिल टर्म, बट व्हेन n is even there will be 1 middle term। तो बेटा उस केस में जब n इवन होगा, ठीक है, जब n क्या था? इवन यानी कि 10, तो उस केस में जो मिडिल टर्म होगी वो क्या होगी? n/2 प्लस 1th टर्म, n/2 प्लस 1th टर्म। तो n/2 कितना हो गया? 10/2, 5, 5 + 1, 6th टर्म जो होगी बेटा वो आपकी मिडिल टर्म होगी। क्योंकि जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे देयर विल बी 11 टर्म्स। तो काउंटिंग करके देख लीजिए 1 से लेकर 11 तक मिडिल में कौन सा आ रहा है? 6th टर्म बेटा। ये अब फाइंड आउट कैसे करना है उसकी भी हम चर्चा कर लेंगे बेटा। तो ये था हमारा टॉपिक जनरल टर्म से रिलेटेड। जनरल टर्म का देखिए कितना बड़ा बेनिफिट है कि हम किसी भी पर्टिकुलर टर्म को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। हम मिडिल टर्म भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मिडिल टर्म 2 बनेगी या 1 बनेगी, डिपेंड करता है पावर पे। पावर ऑड है देयर विल बी 2 मिडिल टर्म्स, पावर इवन है देयर विल बी 1 मिडिल टर्म बच्चों। ये तो उम्मीद करता हूं बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड जितना भी हमने पढ़ा है वो सारा का सारा आपको क्लियर है बेटा। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम, इसको नोट कर लीजिएगा जरा। अब इसके बाद तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिर उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। ओके देखिए बच्चों, मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। आई विल टुक 1 क्वेश्चन आउट ऑफ इट। उसके बाद ये 2022 के एक क्वेश्चन पेपर है जिसमें से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। उन तीनों क्वेश्चन को आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा बच्चों। ये सो लेट मी टेक 1 सच क्वेश्चन फ्रॉम अ टेक्स्ट बुक। आई एम हैविंग ए रिफ्रेशर मेरे पास है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ओके, यस आई गॉट इट। फिर इसको एक्सपेंड करना भी सीखेंगे हम लोग।
ओके बेटा, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 10, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 10 इन द एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन है इसमें दिया हुआ है और वो एक्सप्रेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3/x होल रेज टू पावर 11, होल रेज टू पावर 11। एक बार लेट मी चेक द क्वेश्चन, 2x स्क्वायर माइनस 3/x रेज टू पावर 11। ओके बच्चों, इस क्वेश्चन की चर्चा करने से पहले हम थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन करते हैं, क्योंकि हमारी क्लास का आधार क्या है? रिकैप्चुलेशन। अगेन एंड अगेन एंड अगेन, बार बार रिकैप्चुलेट करेंगे, और यदि हम कोई चीज बार बार पढ़ेंगे, बार बार हमारे माइंड में वो चीज इंजेक्ट होगी, तो एक दिन हम जरूर कामयाब होंगे बच्चे। ठीक है, तो हमारी क्लास का यही मूल मंत्र है। तो आ जाइए जरा, हमने रिकैप्चुलेशन में मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको बताया बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू टर्म्स। फिर मैंने आपको बताया बाइनोमियल थ्योरम क्या है। बाइनोमियल थ्योरम एक रूल है जो हम किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन पे लगा सकते हैं, उसकी पावर चाहे कुछ भी हो। पॉजिटिव, पहले हमने पॉजिटिव के लिए डिस्कस किया बच्चों। बाइनोमियल एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स आएंगी उसके एन पे, उसकी पावर पे निर्भर करता है। यदि पावर 10 है तो 11 टर्म्स आएंगी, पावर 12 है तो 13 टर्म्स आएंगी, पावर n है तो n प्लस 1 टर्म आएगी। फिर हम पहुंचे बाइनोमियल कोफिशिएंट पे। बाइनोमियल कोफिशिएंट्स जो फर्स्ट होता है और लास्ट होता है उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है, सेकंड और सेकंड लास्ट की सेम होती है, थर्ड और थर्ड लास्ट की सेम होती है। फिर उसके बाद मैंने आपको एक्सप्रेशन बताया x माइनस ए रेज टू पावर n का। फिर एक बार मैंने दोनों को ऐड किया, फिर एक बार मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन की चर्चा की जो एनडीए के एग्जाम में आए हुए थे, दोबारा आ सकते हैं, कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताएं हमें दोनों तीनों एक्सप्रेशन में। बाइनोमियल में तो हर कोई जानता है कि n प्लस 1 करना है, बट x प्लस ए की पावर n प्लस x माइनस ए की पावर n में कितनी टर्म्स हैं? जब हम उनको ऐड करेंगे, दिमाग में याद रखना, एडिशन में इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट बचते हैं, ये दिमाग में याद रखोगे, ऐसे क्वेश्चन होंगे बच्चों। और जब x प्लस ए की पावर n में से x माइनस ए की पावर n को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट बचे थे, इवन वाले कट गए, तो क्या बचा? NC1, NC3, NC5 एंड सो ऑन। तो इसको अपने दिमाग में याद रखना। उसके बाद हम पहुंचे जनरल टर्म में। जनरल टर्म का हमने इस्तेमाल भी देख लिया भरपूर, कि मिडिल टर्म कैसे सॉल्व करनी है, कोई पर्टिकुलर टर्म कैसे सॉल्व करनी है, किस बाइनोमियल एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स मिडिल होंगी, वो भी हमें पता चल गया। n ऑड है तो 2, n इवन है तो 1 मिडिल टर्म होगी। तो चलिए अब हम आ जाते हैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक पे, कि जब मैं इसको एक्सपैंड करूंगा, इस क्वेश्चन का पहले मतलब समझाता हूं। क्वेश्चन हमेशा उस बच्चे से निकलता है जिसको क्वेश्चन का मतलब आता है। अगर हमें क्वेश्चन का मतलब समझ नहीं आया, सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट टू सॉल्व। जब हमें व्हाट टू सॉल्व आ जाएगा, हाउ टू सॉल्व ऑटोमेटिकली आएगा बेटा ये। सो चलिए इस क्वेश्चन का मतलब जानते हैं। वो कहता है भाई ये जो एक्सप्रेशन है जिसमें 12 टर्म्स आने वाली हैं, इसको जब आप एक्सपैंड करोगे ना, तो किसी ना किसी टर्म के साथ x की पावर 10 आया हुआ है। वो जो टर्म के साथ x की पावर 10 आया हुआ ना, उसका जो कोफिशिएंट है वो बताओ कितना है बच्चों। तो बच्चों बहुत इजी है, किसी का भी कोफिशिएंट सॉल्व करना हो, किसी का भी, तो आपने कर लेना है कि लेट जनरल टर्म कंटेन्स द कोफिशिएंट, जनरल टर्म कंटेन्स द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 10। मान लो जो जनरल टर्म है ना, लेट मी चेंज द मार्कर, इंक खत्म हो रही है इसमें। जनरल टर्म कंटेन्स द कोफिशिएंट, जिसका मर्जी हो ऐसे करना। तो जनरल टर्म सॉल्व करते हैं। जनरल टर्म का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, NCR, n यहां पर क्या है 11 है, सॉरी मैं 10 लिख रहा हूं, 11 CR, x कौन है, x ये पूरा का पूरा x है बच्चों, रेज टू पावर क्या होता है 11 माइनस r, और a कौन है 3/x रेज टू पावर r, ऐसे कर देना।
गॉट इट? नाउ करना क्या है, ये जो आपको x या x स्क्वायर देख रहा है ना, इनको सबको वेरिएबल को इकट्ठा कर दो, कांस्टेंट सारे अलग फेंक दो, तो क्या बन गए बेटा? कांस्टेंट एक आपको 11CR दिख रहा है, एक 2 रेज टू पावर 11 माइनस आर दिख रहा है, एक -3 रेज टू पावर आर भी दिख रहा है। इन सारे कांस्टेंट को अलग करो और अपने वेरिएबल कौन कौन से इकट्ठे समेटो, एक्स स्क्वायर की पावर 11 माइनस आर और एक क्या है x की पावर माइनस आर। कैसे आया? क्लियर है ना? ये 1/x की पावर r था, ऊपर चला गया तो ये बन गया बच्चों। तो दोबारा इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं, 11CR 2 रेज टू पावर 11 माइनस आर -3 रेज टू पावर r बच्चों, और x की पावर जरा देखिए मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 22 माइनस 3r बन जाएगा। 3r पता ना कैसे? 22 माइनस 2r, बेसिस सेम पावर एडिड, तो -3r बन गया बच्चों ये। नाउ ये क्या है? जनरल टर्म। बेसिक रूल, जिसका भी कोफिशिएंट सॉल्व करना है, जैसे x की पावर 10 का है, x की पावर 11 का है, 12 का है, r का है, तो बच्चों क्या करना है? आप लिख दीजिएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कोफिशिएंट्स सेम करने हैं ना, वो कह रहा फाइंड द कोफिशिएंट किसका? इसका। तो बेटा वेरिएबल की पावर को वेरिएबल की पावर के साथ इक्वेट कर देते हैं। 10 इज इक्वल टू 22 माइनस 3r। तो बच्चों यहां से 3r किसके इक्वल आ गया? 22 में से 10 गए 12, तो सर r4 आ गया। बिल्कुल r4 आ गया बच्चों। r क्या निकला? 4। सर इस r4 का क्या करें? बेटा ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो एक्सप्रेशन है, जरा इसमें r4 पुट करके देखो क्या इसकी शक्ल बनती है। तो सर r4 पुट करेंगे, ये मैं लाइन डाल देता हूं यहां पे। तो सर ये T5 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ये 11C5 बन गया, बिल्कुल बन गया। और सॉरी 11C4 बन गया, ठीक है, बिकॉज R4 था। 11C4 सर 2 रेज टू पावर 7 आ गया, बिल्कुल आ गया। -3 रेज टू पावर, सर ये 4 आ गया क्योंकि R4 पुट किया हुआ है। तो जरा यहां पर देखिए क्या है, जब आप R4 पुट किया 3 4 12, 22 में से 12 गए तो x की पावर 10। तो बेटा ये जो फिफ्थ टर्म है ना, इसको एक्सपेंड करते हुए जो फिफ्थ टर्म है उसमें x की पावर 10 आया हुआ है। तो मुझे क्या पूछा गया? मुझे कहा गया कि इसका कोफिशिएंट। सो व्हाट इज देयरफॉर रिक्वायर्ड कोफिशिएंट इज, रिक्वायर्ड कोफिशिएंट इज, कोफिशिएंट क्या है? एक 11CR है जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं NCR फार्मूला लगा के, अदरवाइज मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। तो 2 रेज टू पावर 7 कितना हो गया? 128 हो गया। और ये -81 भी आप इसको, सॉरी +81 हो जाएगा क्योंकि माइनस की पावर इवन है, तो एक्साइटमेंट में माइनस बोल बैठा मैं, आई एम सो सॉरी। सो ये हमारा आंसर है बच्चों, 11C4 इंटू 128 इंटू 81, दिस इज अवर आंसर। तो ये कंसेप्ट था कोफिशिएंट का बच्चों। ये क्लियर है? ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कोफिशिएंट कैसे सॉल्व करना है, ये रहा वो तरीका जो मैंने आपको बताया है। कोफिशिएंट में भी एक बड़ा खास क्वेश्चन है। अब ये चीज मैं आपको बता रहा हूं आपके 11th क्लास के एग्जाम के लिए, जो आप लोगों के अपने अपने स्कूल में होंगे। कई बार एक क्वेश्चन आता है, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स फ्री फ्रॉम एक्स, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स फ्री फ्रॉम एक्स ऐसे लिखा होता है। तो उसमें बेसिकली हमें क्या करना होता है? टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स में, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब हो गया दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 0, उसका ये मतलब है। तो भाई जनरल टर्म सॉल्व करके एक्स रेज टू पावर 0 का इक्वेट कर देना आप कोफिशिएंट, यू विल गेट द आंसर। क्लियर है बच्चों? तो ये था हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम का बेसिक कंसेप्ट। अभी मैंने आप लोगों के साथ बाइनोमियल थ्योरम के जो कोफिशिएंट हैं जो हमने पढ़े थे उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी चर्चा करनी है, लेकिन अभी हम इस वीडियो में फिलहाल ये चीज पढ़ रहे हैं और इसके साथ दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के साथ मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूं। उनमें से ये पहली चीज है, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखाऊंगा बच्चों, इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छी तरह से पढ़िएगा। नाउ अब किसी ने, मैंने, मेरे पास पेपर है, आई एम हैविंग ए पेपर, उसमें एक क्वेश्चन मैंने पढ़ा, उसने कहा फाइंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन a प्लस बी प्लस सी
रेज टू पावर सपोज लेट इट बी से 4 और 3, तो क्या इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगी? n+1 होगी? नहीं होगी। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+1 किस में होती है? बाइनोमियल में होती है, ना कि ट्राइनोमियल में होगी। या एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 4 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म्स आएंगी बच्चों। तो सर कैसे सॉल्व करेंगे? अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये चर्चा करेंगे बेटा। कई बच्चे सोच रहे हैं सर एक काम करो ना, जैसे एक्सपैंड करते हैं, 2 टर्म को एक मान लो, लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू, सॉरी x इज इक्वल टू आप ले लो a प्लस बी, तो ये बन गया a प्लस आपके पास x प्लस सी की पावर 4, तो इसकी 4 टर्म्स आएंगी, 5 हो जाएंगी, तो फिर उसमें x की वैल्यू पुट करेंगे। बेटा वो बड़ा लंबा काम है, मैं आपको ट्रिक समझा रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स किसी भी एक्सप्रेशन में कैसे सॉल्व करनी है। आई एम हैविंग ए ट्रिक। बेटा एक छोटा सा ट्रिक याद रखना, मैंने आपको बोला था मैं ट्रिक आपको समझाऊंगा। ट्रिक ये है n प्लस के माइनस 1 सी के माइनस 1। सर ये क्या है? बेटा n हो गया इसकी पावर, n क्या हो गया? पावर। सर k क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि इसमें k कितना है? 3। व्हाट इज n हियर? 4। व्हाट इज k हियर? 3। तो टोटल टर्म्स कितनी बन जाएंगी इस एक्सप्रेशन में? सर n प्लस के 4 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1, यानी कि 7 में से 1 6c2, 6c2, तो कितना हुआ 6c2? 6c2 कितना? सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। मुझे तो पता है इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है, दैट इज ए 15। कैसे अभी आपको बताऊंगा। 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो मैं इसको लिख देता हूं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, 2 ये 3 3 5 जा 15 टर्म्स। सर इस एक्सप्रेशन में 15 टर्म्स आ रही हैं, बिल्कुल आ रही हैं बेटा, आप डायरेक्ट लिख सकते हो बच्चे। ये ट्रिक याद रखेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी ने कह दिया कि अच्छा बताओ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी की पावर सपोज 5 कितनी टर्म्स हैं? अब 6 तो बनेंगी नहीं, क्यों? क्योंकि ये बाइनोमियल ही नहीं है। तो बेटा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमने क्या करना है, यहां पे n क्या आ गया? 5, 5 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1, यानी कि ये बन गया 8c3। क्या बन गया? 8c3, 56। 8c3 is 56। कैसे? 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, एनसीआर वाला फॉर्मूला। सो 8 7 6 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल भी 6 होता है, तो 5 फैक्टोरियल, ये दोनों कट कर देते हैं तो 56, 8 7 जा 56 टर्म्स। तो इसमें कितनी टर्म्स आ गई? 56 टर्म्स हैं सर इसमें, बिल्कुल है बच्चों, देयर आर 56 टर्म। तो उम्मीद करता हूं आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना आ गया। कितनी भी टर्म्स हो, कितनी भी बड़ी पावर हो, तो हम बता सकते हैं बच्चों कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है बच्चों। तो इस फॉर्मूले को आप लिख लीजिए। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको ट्रिक नंबर 2। क्या बताने जा रहा हूं? ट्रिक नंबर 2। बेटा द वैल्यू ऑफ, यहां से क्या लीजिए, द बाइनोमियल कोफिशिएंट, ये मैंने क्वेश्चन देखा है पुराने पेपर्स में आया हुआ है, बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म हैज numerically highest value, numerically highest value, highest value, यानी कि हमें कोई पूछा जाता है x प्लस 3y रेज टू पावर 10 कि भाई ये जो एक्सप्रेशन है इसमें जो 11 बाइनोमियल कोफिशिएंट आ रहे हैं उसमें सबसे बड़ा बाइनोमियल कोफिशिएंट कौन सा है? तो भाई मिडल टर्म का। सिंपल सा फंडा याद रखना है। तो सर मिडल टर्म इसमें कौन सी आ गई? 6 टर्म आ गई, 6 टर्म आ गई। अभी थोड़ी देर पहले हमने ऐसा पढ़ा था मिडल टर्म, ठीक है, एन इवन है तो इवन के केस में एक मिडल टर्म होती है, तो मिडल टर्म होगी 10/2 प्लस 1, यानी कि 6 टर्म, 6 टर्म। तो जनरल टर्म क्या होता है? r प्लस 1 NCR x रेज टू पावर n माइनस r a रेज टू पावर r। तो n क्या आ गया? 10c
बेटा 6 टर्म है ना, तो 6 के लिए आर क्या 5, तो 10C5 जो है आपके पास वो न्यूमेरिकली सबसे बड़ी वैल्यू है बेटा, उसका मैग्नीट्यूड सबसे बड़ा है बेटा। तो ये हमारे पास ट्रिक्स ऐसे ही मैं बताते चलूंगा चैप्टर वाइज जो आपने याद रखने हैं। अब मैं आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहले लेटेस्ट पेपर मेरे पास एक पड़ा हुआ है जिसकी चर्चा मैं करने जा रहा हूं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तब तक मैं थोड़ा सा पानी का 1-2 घूंट ले लेता हूं। मजा आ रहा है आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाने में? तो चलिए चर्चा करते हैं, फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे। फिर हम अपनी अगली वीडियो में बायनोमियल थ्योरम के लिए मुझे 2 वीडियो बनानी पड़ेंगी। अपनी अगली वीडियो में मैं बायनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव इंडेक्स, नेगेटिव पावर के लिए या फ्रैक्शन पावर के लिए कैसे सिंप्लीफाई करना है वो डिस्कस करूंगा। ग्रेटेस्ट टर्म कैसे सॉल्व की जाती है, जैसे एक तो मैंने बता दिया कि मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट सबसे बड़ा होता है, ये तो लग गया। एक हमें यह बताना है कि जो बायनोमियल एक्सप्रेशन में ग्रेटेस्ट टर्म सबसे बड़ी टर्म होती है वो कौन सी होती है और कैसे सॉल्व करते हैं। और उसमें तीसरा टॉपिक होगा बायनोमियल कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टीज। बायनोमियल कोएफिशिएंट का सम क्या है, इवन बायनोमियल कोएफिशिएंट का सम क्या है, ऑड बायनोमियल कोएफिशिएंट का सम क्या है, ये सारी चीजें। तब तक आप क्यूरियोसिटी के साथ वेट करिएगा मेरी अगली वीडियो का। फिलहाल हम अपने इस टॉपिक पे आ जाते हैं। आई एम हैविंग अ क्वेश्चन, तो आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन है मेरे पास। p + qx raised to power 9 कहता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q इफ द कोफिशिएंट ऑफ x raised to power 3 एंड x raised to power, क्या बोला, वो बोल रहा है कोफिशिएंट ऑफ x raised to power 3 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x raised to power 6। कहता है यार x raised to power 3 और x raised to power 6 का कोफिशिएंट इक्वल है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q, q की वैल्यू बताइए, q की वैल्यू बताइए। तो बच्चों सबसे पहले जनरल टर्म निकाल लेते हैं। जनरल टर्म क्या आ गई, NCR पावर 9 ही है, यस NCR n 9CR x और ये पूरा a लेते हुए p की पावर 9 - r, ठीक है, और क्या आ गया q x रेज टू पावर r। तो सबसे पहला काम कांस्टेंट सारे उठा के साइड पे पटक देंगे हम लोग, p की पावर 9 - r, q रेज टू पावर r, p q एक कांस्टेंट नंबर्स हैं, इसको अलग रख दीजिए, x की पावर r आ गया बेटा। मेरे पास एक ही वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, ठीक है। तो पहला केस किसका कोफिशिएंट, x की पावर 3 का, तो x रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू x रेज टू पावर r। तो r कितना आ गया बच्चों, r मेरे पास निकल आया यहाँ पे 3, वही कंसेप्ट, बेसिस सेम है, पावर इक्वेट कर दी। तो बेटा इसमें जरा पुट करिए, तो ये बनेगा T4, तो ये बन गया 9C3, 9C3 p की पावर सर 6 हो जाएगा और q की पावर 3 आ जाएगा और x की पावर 3 आ गया। तो ये मेरा कोफिशिएंट बन के आ जाएगा x रेज टू पावर 3 का। सिमिलरली सेकंड केस हम कर लेते हैं, इसी को ही x रेज टू पावर 6 करेंगे, तो x रेज टू पावर r, तो r किसके इक्वल आ गया 6, तो लेट्स सब्स्टिट्यूट ओवर हियर, ये बनेगा T7 9C6, p की पावर सर ये 3 आ जाएगा, q की पावर सर ये 6 आ जाएगा और x की पावर 6 आ गया। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों कोफिशिएंट सेम है, तो इसका मतलब दोनों को इक्वेट करते हैं, 9C3 p रेज टू पावर 6 q रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 9C6 p की पावर 3 और q की पावर 6, q की पावर 6, दोनों 9C3, ये 9C6 है बेटा। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड इज द सेम, यहां काम आएगा। अब 9C3 और 9C6 हैविंग सेम वैल्यू, कैंसल कैंसल, P6 सर p क्यूब इज इक्वल टू q क्यूब लिख दें, हाँ भाई ये कैंसल आउट करते हैं, p क्यूब इज इक्वल टू q क्यूब। अब सर इसमें ऑप्शन क्या है, एक दिया हुआ है q इज इक्वल टू p, एक दिया हुआ है q इज इक्वल टू 9p, q इज इक्वल टू 1/p, q इज इक्वल टू p स्क्वायर, q इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो मुझे नहीं लगता q इज इक्वल टू p स्क्वायर है, तो मैं q को p लिख सकता हूं, दिस इज माय आंसर।
P और Q क्या है, बराबर हैं बच्चों। ये क्लियर है? सो आई थिंक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज क्लियर टू एवरीवन। P इज इक्वल टू Q इज द राइट आंसर। ठीक है, दोबारा देख लीजिए। NCR x की पावर, ओके सर, गॉट क्लियर। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। बच्चों अब इसमें उसने क्या पूछा है कि भाई दूसरे क्वेश्चन में कि क्वेश्चन नंबर दूसरा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म। रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म। भाई मिडिल टर्म क्या आएंगी, n क्या आ गया 9, ऑड मिडिल में कितनी आ जाएंगी, मिडिल में आ जाएंगी 2 मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म कौन कौन सी आ गई, एक आ गई 9 + 1 टूथ टर्म और एक उससे अगली वाली 9 + 1/2 + 1th टर्म। ठीक है, तो 10/2 5th टर्म और 6th टर्म, 5th टर्म और 6th टर्म, इनके कोफिशिएंट की हमें रेशो निकालनी है। तो T5 के लिए हमें R4 पुट करना पड़ेगा, 9C4 P⁻⁴ 9 - 4 5 QX⁴ ये रहा। और 6 टर्म R5 पुट करेंगे, आपको पता है R1 कम करना होता है, तो क्या बन गया 9C5 P की पावर ये 4 आ जाएगी और QX की पावर कितनी आ जाएगी बच्चों, 5 आ जाएगी। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट T5 रेशो T6। तो जरा डिवाइड करते हैं, 9C4 P की पावर 5 Q की पावर 4 और X की पावर 4 डिवाइडेड बाय, यहां आ जाएगा 9C5 P की पावर 4 Q की पावर 5 और X की पावर 5। ठीक है बच्चों, when expanded in ascending power of x, okay, find the coefficient of middle terms। ओके, हमें सिर्फ यहां कोफिशिएंट्स को लेना था, तो कोफिशिएंट को लेते हुए हम ये चीज अवॉइड कर देते हैं। मैंने पूरा क्वेश्चन ध्यान से, अभी मिडिल टर्म का नहीं है, उनके कोफिशिएंट्स का है बेटा। तो मिडिल टर्म के कोफिशिएंट हम ले रहे हैं सिर्फ। अगेन द बाइनोमियल कोफिशिएंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड सेम होने की वजह से 9C4 और 9C5 दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, कैंसल आउट हो गए। तो जरा ध्यान से देखिए, P4 P5 यहां P बच गया सर, नीचे Q आ जाएगा। तो बेटा इनकी मिडिल टर्म की जो रेशो है P/Q, सेकंड ऑप्शन इसका आ जाएगा बेटा, P/Q। क्लियर है? और तीसरा क्वेश्चन है, अंडर व्हाट कंडीशन द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x4 आर इक्वल। तो बेटा दोनों को इक्वेट करके हम कंडीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसमें चर्चा की है बाइनोमियल थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस की जो अभी लेटेस्ट आए हुए थे। अभी मैं कुछ और क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने चैप्टर को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, और यदि किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मेरे को लिख सकते हैं। मैं अपनी अगली वीडियो, क्योंकि मुझे अभी ये टॉपिक मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी बाइनोमियल थ्योरम में मुझे ग्रेटेस्ट टर्म का कंसेप्ट समझाना है, बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव पावर के लिए हमें डिस्कस करना है, और प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट डिस्कस करना है, और फिर उसके बाद हम एनडीए के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे बच्चे। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस का एक यहाँ पर एक पेपर पड़े हुए हैं कुछ, क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूँ तो पेपर भी साथ रखता हूँ ताकि आपको बता सकूँ, आपको पता होना चाहिए कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आज अपनी क्लास को यहां पर रोक रहा हूं। आज की क्लास में हम अपने टॉपिक जितने भी पढ़े हैं इतना ही रखेंगे। अपनी अगली वीडियो में मैंने बाइनोमियल थ्योरम को ही आगे कंटिन्यू करना है। अभी हम बहुत सारा अभी और भी कंसेप्ट है जो हमने इसमें पढ़ने हैं। तो उम्मीद करता हूं जितना भी हमने आज पढ़ा है आप सबको समझ आया होगा। तो एक बार फिर, हर बार की तरह मैं फिर बोल रहा हूं, आपका अपना सिकंदर ओबराय। ठीक है, आपका अपना सिकंदर ओबराय बोलने से मुझे एक फील आती है, क्योंकि मैं शुरू से, जब से मैंने टीचिंग शुरू की है, तो मैं हमेशा बच्चों को अपना असेट मानता हूं बच्चों ये। ठीक है,
क्योंकि आपकी कामयाबी में ही मेरी कामयाबी छुपी हुई है। तो इंटरलेटेड है, वी आर इंटरलेटेड बेटा, ठीक है। तो हम यहां पर रोकते हुए अपनी अगली वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो हर बार की तरह एक बार फिर आपको बोल रहा हूं कि इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ शेयर करें, ताकि आपके वो साथी भी इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट ले सके। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। आपका अपना सिकंदर ओबराय। जय हिंद, जय भारत।